बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं ज़िंदगी में जब भी किसी भी नए इनिशिएटिव को स्टार्ट करता हूँ, मैं जब भी किसी नए स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ, तो मैं वहाँ पे उसके साथ एक मोटिवेशन को ज़रूर अटैच कर लेता हूँ। चाहे वो हर लेक्चर से पहले हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी गोल अगर मैंने उसकी तरफ बढ़ना हो, तो मैं उसके साथ मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस का जो फार्मूला है, मैं उसको लाज़मी उसके साथ जोड़ता हूँ। ये चीज़ एक सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन से ही आप लोगों को कंसिस्टेंसी मिलती है लाइफ के अंदर। तो मेरी आज की जो मोटिवेशन है वो ये एक लाइन है कि अल्लाह आपको कुछ देना चाहे तो कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता, और अल्लाह अगर आपको कुछ ना देना चाहे तो पूरी कायनात मिलकर आपको कुछ अता नहीं कर सकती। ये आज की मेरी मोटिवेशन है, अपने माइंड में रखिएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे मेरे हाथ में पानी का ग्लास देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब आपके माइंड में ये भी है तो होगा कि अभी लेक्चर शुरू हुए 1 ही मिनट गुजरा है, तो सर के हाथ में जो ग्लास का जो पानी का ग्लास है शायद प्यास को बुझाने के लिए होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस ग्लास को मैंने इस मकसद के लिए रखा है कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तो उस प्यास को बुझाने के लिए मैंने हाथ में पानी ग्लास पकड़ा कि मैं शायद इसको पी लूँ और मेरी प्यास बुझ जाए। लेकिन अगर आप लोग इस टॉपिक की तरफ देखेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ मैस एक्शन, तो यहाँ पे इस टॉपिक बहुत ज़्यादा इसका इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं जो कि आपको आज इस ग्लास की मदद से सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर आइए सीखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस, कि मैंने इसको क्यों पकड़ा हुआ है इस ग्लास को। तो देखिए यहाँ पर यार मेरे पास एक यहाँ पे एक बाउल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक पानी का ग्लास है। आप सपोज करें कि जो इस वक्त का जो यहाँ पे टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर को अगर मैं बाहर जाता हूँ यहाँ से इस कमरे से, तो वहाँ पे मुझे सूरज की रोशनी क्लियर कट दिखाई होगी वहाँ पे। अगर मैं वहाँ पे ऐसा करूँ कि इस बाउल के अंदर इस ग्लास के अंदर जो पानी है इसको मैं यहाँ पे मतलब कह लो कि इसमें से मैंने यहाँ पानी को डेला यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ देखें, अब देखें हाफ पानी इसमें रह गया और हाफ पानी इस बाउल के अंदर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि मुझे आप लोग बताएं कि कौन सा पानी यहाँ पे जल्दी इवेपोरेट करके जाएगा, जल्दी यहाँ पे इवेपोरेट कर जाएगा। अगर आप लोग सूरज में खड़े हैं, अगर दोनों पर आकर सूरज की रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, इस ग्लास के ऊपर भी और इस बाउल के ऊपर भी, बताएं कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा। अब आप लोग बच्चे तो है नहीं, क्योंकि क्लास 10 का टॉपिक है ये वाला, तो आप लोगों के माइंड में ख्याल जरूर आ रहा होगा सर ये जो बाउल के अंदर जो पानी है ये जल्दी इवेपोरेट करेगा। उसकी रीजन भी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग ये बताएंगे सर इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा सरफेस एरिया है यहाँ पर, और इसका सरफेस एरिया अगर आप लोग देखें इसकी निस्बत कम है यहाँ पर, तो दैट इज द रीजन कि ये जल्दी यहाँ पे इवेपोरेट कर जाएगा और ये थोड़ा लेट यहाँ पे इवेपोरेट करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आज का आपको जो काम आने वाला है। देखिए आप लोग यहाँ पे बेटे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जब इवेपोरेशन हो रही है तो इसका जो सरफेस वाले जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही आप कह लें कि टेक पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो ज्यादा है, और यहाँ सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स की जो तादाद है वो क्या यहाँ पर कम है। इसलिए जो यहाँ पर जो रिएक्शन की स्पीड रहने वाली है वो कम होगी यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी यहाँ पर। आप लोग फिजिक्स के अंदर एक आम टर्म पढ़ते हैं जिसे आप लोग रेट बोलते हैं। उस रेट के बारे में आप लोगों से शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि रेट क्या होता है। अगर आप लोगों को बताया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों से इस तरह की बातें तो की जाती है, आपको बताया नहीं जाता कि रेट क्या चीज है। बेटा रेट बताता है किसी भी चीज की स्पीड के बारे में, कि किसी भी चीज की किसी भी रिएक्शन के होने की स्पीड कितनी है, कोई भी जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितनी ज्यादा तेजी के साथ प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, इस चीज को आप लोग रेट बोलते हैं। रेट सिंपली बताता है आपको किसी भी चीज की स्पीड के बारे में। आइए अब आप लोग आज के टॉपिक की तरफ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन आप सिंपली ये केमिकल रिएक्शन से आगे हम लोग बाद में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद है प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। जब आप लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे उससे पहले आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको इस टॉपिक की कोई समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूंगा कि पहले मैं इन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कोई इशू क्रिएट हो, आपके लिए कोई मसला यहाँ पे ना बने। तो देखिए बेटा आप लोग यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय रिएक्टेंट, यार जब भी कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पर जो चीजें टेक पार्ट कर रही होती है रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्शन के अंदर जो चीजें आप कह लें कि, तो देखिए बेटा आप लोग यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस ये होते हैं कि यार एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच डिफरेंट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं, जो सब्सटेंसेस वहां पे हिस्सा लेते हैं, उसको आप लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट,
अब बेटा जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं, रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद जब उनको केमिकल रिएक्शन के एक प्रोसेस के अंदर से गुजारा जाता है, तो जो एक नया प्रोडक्ट जो नई एक चीज बनती है, जो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको आप लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर यार देखिए आप लोग यहाँ पर कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर। अगर यार रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, अगर रिएक्शन जो है वो कहां से कहां किस तरफ से किस तरफ को जा रहा है, अगर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होगा उसको आप लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर वही रिएक्शन यार आप कह लें कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा हो, उसको आप लोग बोलते हैं वहां पे रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। बात की नहीं आ रही। अब यहां से आपका असल टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे लॉ ऑफ मैस एक्शन का। लॉ ऑफ मैस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, ही वाज अ नॉर्वेजियन साइंटिस्ट, एक नॉर्वे का इंसान, दो नॉर्वे के इंसान थे ये, गोल्डबर्ग एंड वेज। देखिए आप लोग यहाँ पर इन्होंने 1869 के अंदर लॉ ऑफ मैस एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन का कॉन्सेप्ट की जो स्टेटमेंट है, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी समझाई थी आपको फिर वहां से मैं इस चीज को देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी यहाँ पे। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस चीज को समझे यार पहले। तो यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट का मतलब स्पीड, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसिव, टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसिव। व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव मैसिव? कितना ज्यादा पार्टिकल्स देखें, सपोज करें यार आप लोग यहाँ पर, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डस्टर की हेल्प लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको डिस्कस कर लिया, हम इसे एक दफा रेज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेटा आप लोग यहाँ पर मेरे पास सपोज करें there are number of particles, there are number of reactants। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, सपोज करें आप मुझे कहें कि सर कितने पार्टिकल्स हैं जिन्होंने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया। रिएक्टेंट तो ये सारे थे, रिएक्टेंट तो बेटा क्या थे यहाँ पे, सारे के सारे ही यहाँ पे रिएक्टेंट थे। लेकिन जितने पार्टिकल्स ने यहाँ पे रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट्स ने यहाँ पे मिलकर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपस एक केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में से अपने आप को गुजारा है, अब लोग उसी बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव मैस, उसको आप लोग बोलते हैं कि कितने ज्यादा रिएक्टेंट्स यहाँ पे एक वक्त के अंदर जब रिएक्शन हो रहा था उन्होंने हिस्सा लिया। हमारी बात की ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वही बात आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। तो अब एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन। यार देखें आप लोग यहाँ पर, उससे पहले आप लोगों ने एक और चीज यहाँ पे समझ लें, वो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप लोग मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप लोग मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप उसे किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे सिंपल इज दैट। अब एक चीज याद रखिए, मैस क्या होता है? मैस क्या होता है कि मैटर की कितनी ज्यादा क्वांटिटी कोई भी सब्सटेंस पोजेस करता है, द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी इज नाउन एज इट्स मैस। यार जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे ना उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ये नहीं हो सकता कि अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए या प्रोडक्ट आपका कम बन रहा है, रिएक्टेंट्स वहां पे ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। जितने रिएक्टेंट होंगे उतना ही प्रोडक्ट होंगे। इसी चीज के लिए आप लोग बेटा एक चीज यहाँ पे यूज कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे प्रोडक्ट वहां पे बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे प्रोडक्ट बेटा वहां पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ बेटा आप लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल इसके स्टेप्स क्या है। मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, लाइक उसमें दो मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, एक ए है दूसरा बेटा आपस यहाँ पे बी है, ए एंड बी, दीज आर टू रिएक्टेंट्स हियर, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज बता रही है यहाँ पे कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड भी और रिवर्स रिएक्शन दोनों के ऊपर ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एप्लीकेबल है। अब यार जब ये ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं जो नए इनके प्रोडक्ट बनते हैं वो आपस कौन से, यहाँ पे एक सी है दूसरा यहाँ पे क्या है, डी है। हमारी बात की नहीं आ रही, ए और बी आपस में मिले टू रिएक्टेंट्स, व्हेन दे पास थ्रू केमिकल रिएक्शन, जब वो एक केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स में से अपने आप को गुजारा तो वहां पे बेटा क्या बन गया आपस में, यहाँ पे सी और डी दो नए प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर। अब यार देखिए आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आप लोगों ने फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को चेक करना हो, देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर कि जब रिएक्शन इस तरफ से इस तरफ जा रहा होगा यहाँ पे, तब अगर आप लोगों को इसकी स्पीड देखनी होगी वो क्या आएगी यहाँ पे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। और आप लोगों ने किसमें लिखना है इसको, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जो रिएक्टेंट ए की मोलर कंसंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट बी की मोलर कंसंट्रेशन है, उन दोनों को प्रोडक्ट लेके दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यार देखते हैं यहाँ पे कि मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यार छोड़े इस चीज को, बहुत मतलब कि ये तो एक वास्ट सा कांसेप्ट बन जाएगा, लेकिन आपको बता दिए यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है। अगर किसी को समझ नहीं आएगी आप मुझे कमेंट में आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बने, तो इसके लिए हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर मींस रेट, उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का बेटा यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में एफ लिख दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यार देखें आप लोग यहाँ पे, आपको ये बात तो पता है कि जब भी आप लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं, तो कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी के साइन में जाना हो तो वहां पे आप लोग को एक नए कांस्टेंट को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो जो इस केस में कांस्टेंट है वो बेटा क्या आपको यहाँ पे के एफ है यहाँ पर, ठीक है, आर एफ इज इक्वल टू के एफ और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके यहाँ तक। अब आगे देखिए यार आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों ने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब जब ये रिएक्शन रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग C प्लस D, मतलब अगर आप लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहे हो तो यार उस वक्त इसकी यहाँ पे होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को मैंने R से डिनोट किया है यहाँ पे, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके जब मैंने यहाँ पे इक्वालिटी के साइन को इंट्रोड्यूस करवाया तो बेटा आपका क्या आएगा यहाँ पे R ऑफ R इज इक्वल टू KR CD एट इक्विलिब्रियम। एक बात याद रखनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा कौन सी होती है, जब भी आपके पास पोजीशन विद पॉइंट जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रिवर्स रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल आ जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन बेटा जिस पॉइंट पर आता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे आर एफ इज इक्वल टू आर आर, तो मेरे पास एक स्टिक मैंने यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, आर एफ इज इक्वल टू आर आर, ठीक है। हमें पता है कि आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यार हमें पता है कि आर एफ जो है उसके हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, इसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ए है, इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास बी है यहाँ पर, ठीक है। आर एफ बेटा आपको क्या है यहाँ पे के एफ ए बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ये के आर जो है इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ आगे बेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएंगे। आपने सिंपल इज इसको आप रीअरेंज कर लें यहाँ पे, KF over KR is equal to molar concentration of C और molar concentration of D over molar concentration of A molar concentration of B। अगर आपको एक थोड़ी सी यहाँ से सेंस क्रिएट हो रही हो यार, वो ये है कि ऊपर वाले जो आपका जो डिनोमिनेटर है वहां पे हमें जो चीजें मिल रही है वो क्या है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जो नीचे बेटा आपको मिल रही है वो क्या है आपके यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है यहाँ पर। तो KF over KR इन दोनों को जब आप लोगों को इन दोनों की रेशियो ली तो आप लोगों ने कांस्टेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसे आप लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देंगे। केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अब यार एक चीज माइंड में ये भी आती है कि हमारे पास रिएक्शंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को आप लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, एक को आप लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है ये दोनों भी एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर है नहीं। लॉ ऑफ मैस एक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर लॉ ऑफ मैस एक्शन होल्ड नहीं करता, नहीं अप्लाई कर सकते आप लोग। तो यार उसके लिए भी कोई ना कोई चीज तो होगी ना वहां पे जो आप लोग उसके लिए अप्लाई करते होंगे। उसके लिए बेटा आप लोग यूज करते हैं वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और अगर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहां पे आप लोग लॉ ऑफ मैस एक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दिस इज आवर टुडेस लेक्चर, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर तो आप लोग कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। होप सो यार कि आप लोगों को ये जो मेरे आज के जो लेक्चर है ये समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई स्टेप समझ ना आया हो, कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो, तो आप उसे दोबारा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स के थ्रू कांटेक्ट कर लें, या आप लोग अगर किसी के पास मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट है तो आप मुझसे वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।